आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। जयपुर में कल रात खौफनाक हिट एंड रन केस हुआ। शराब के नशे में कार सवार उस्मान ने कई लोगों को अपनी कार तले कुचल दिया। 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। लेकिन अब इस पूरे मामले ने कम्युनल एंगल ले लिया है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। बड़ी खबर यह है कि जयपुर में हिट एंड रन केस को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। सैकड़ों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतर आए हैं। 3 हिंदुओं की मौत से गुस्साए लोगों ने नाहरगढ़ समेत कई इलाकों में दुकानें तक बंद करा दी हैं। भीड़ ने सड़क जाम करके आगजनी की, नाहरगढ़ थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारी आरोपी उस्मान को फांसी की सजा के साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग तक की जा रही है। उस्मान के कांग्रेस कनेक्शन की वजह से इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर यह दावा किया कि उस्मान ने जानबूझकर ये कांड किया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, नारेबाजी, भीड़। सवाल यह है कि जयपुर का हिट एंड रन केस आखिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कैसे हो गया? इसने कम्युनल एंगल कैसे ले लिया? कांग्रेस के स्थानीय मुस्लिम विधायक पर हिंदुओं ने क्या आरोप लगाया? आखिर एक चिंगारी की वजह से कैसे जयपुर फुलक गया? पूरी रिपोर्ट देखिए। 3 सेकंड की चिंगारी ने जयपुर को कैसे सुलगाया? बेकाबू कार ने जयपुर में कैसे कोहराम मचाया? उस्मान की किलर कार, ममता, अवधेश, वीरेंद्र शिकार। सात अप्रैल रात 9:30 बजे जयपुर के नाहरगढ़ में किलर कार ने मौत का तांडव मचाया। कई लोगों को कुचला, 3 लोगों को रौंद कर मार डाला। इस हादसे के बाद से जयपुर में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी है। दिन होते ही सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, चश्मदीद ने क्या देखा, हादसे में कम्युनल एंगल कैसे आया, इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक का क्या रोल है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जयपुर की सड़क पर लोगों को रौंदती किलर कार की तस्वीर एक बार फिर देखिए। जयपुर की ये किलर कार करीब 1 घंटे तक कोहराम मचाती रही। शहर के भीड़ भरे इलाके में 7 किलोमीटर तक तेज रफ्तार के साथ दौड़ती रही। कार सवार ने पहले शहर की अमाई रोड पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को कुचला, फिर भागते हुए शहर की तंग गलियों में घुस गई। कार की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा उसमें से निकल रही चिंगारी से लगाई। बेकाबू कार ने पैदल चल रहे और गाड़ी सवार 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
जयपुर में 7 तारीख की शाम तकरीबन 9 बजे एक सफ़ेद रंग की कार नाहरगढ़ रोड पर तेजी से दौड़ रही थी और लोगों को कुचल रही थी। मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूँ, ये वो जगह है आप देखिए, और ये नाहरगढ़ थाना है। ठीक इसी जगह पर टक्कर मारते हुए यहाँ से कार गुजरी। आगे फूटों का चौक है, वहाँ पर जाके 2 लोगों को टक्कर मारा और उसके आगे 3 लोगों को टक्कर मारा। 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और उसके बाद आगे एक व्यक्ति बोनट पर चढ़कर उसकी कार को रोकने की कोशिश करता है। लगभग 5 मिनट तक के ये कश्मकश होती है और उसके बाद उसकी गाड़ी रुकती है। लेकिन ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये नाहरगढ़ रोड है, नाहरगढ़ थाना है। यहाँ पर लोगों ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया था, 4 जगह पर टक्कर मारी। मेरे पीछे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाहरगढ़ से सीधे आगे जो है छोटी चौपड़ की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ से जो उसकी गाड़ी आई है इस पर ही संदेह उठता है, क्योंकि सबसे पहली टक्कर उसने गलता गेट थाने के पास इलाके में मारी, दूसरी टक्कर MI रोड पे मारी। अगर यहाँ से आप गलता गेट और MI रोड दोनों की कनेक्टिविटी अगर देखते हैं तो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। शराब के नशे में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी टक्कर मारते हुए जा रहा है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। गलता गेट से MI रोड की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और उसके बाद यहाँ से नाहरगढ़ रास्ते की दूरी लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो आखिरकार गलता गेट और फिर MI रोड के बाद वो इस जो बस्ती है, शाम को 9 बजे तक के भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर गाड़ी वो क्यों लाया, तमाम इन मुद्दों पर जांच की जा रही है। इस पर ही संदेह उठता है कि आखिरकार उस्मान शराब के नशे में रात को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक के गाड़ियों से लोगों को टक्कर मारता रहा, रौंदता रहा, पुलिस उसको क्यों नहीं रोक पाई और उसके बाद भीड़भाड़ वाले इलाके में वो गाड़ी क्यों लेकर आ गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस रोड पे शाम को मंजर अलग था, खून खच्चर पूरे यहाँ पर एकदम ब्लड स्टेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तमाम लोग तड़प रहे थे क्योंकि उनको टक्कर मार के गाड़ी निकल गया और जो गाड़ी वाला था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिन्होंने उसको रोका तो पता लगा कि वो शराब के नशे में धुत है। ये पहली जगह नहीं बल्कि इससे पहले 3 जगह तमाम लोगों को टक्कर मार के आया है। लेकिन जैसे ही वो इस इलाके में आया, यानी भीड़ भाड़ इलाके में, तब उसने गाड़ी पर एक्सीलेटर इतनी तेज दबाया कि ब्रेक पर पैर रखा ही नहीं और लोगों को कुचलते हुए, रौंदते हुए आगे बढ़ गया। जिस किलर कार ने 3 लोगों को रौंद कर मार डाला उसे उस्मान खान नाम का ये शख्स चला रहा था। उस्मान खान कांग्रेस से जुड़ा है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कई बड़े कांग्रेस के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि उस्मान खान कांग्रेस का शहर जिला उपाध्यक्ष है। वो इन दिनों पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उस्मान का घर जयपुर के शास्त्री नगर की राणा कॉलोनी में है। उसकी विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे की पलंग बनाने की फैक्ट्री है। जयपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये वो गाड़ी थी जिसको उस्मान चला रहा था। उस्मान शराब के नशे में धुत था और इस कार को तेज चलाते हुए 15 से 20 जगहों पर लोगों को टक्कर मारी है। 4 जगहों पर टक्कर मारते हुए ये नाहरगढ़ पहुंचा और उसके बाद इसने टक्कर मारते हुए वहां लोगों को रौंदा है। आप देखिए गाड़ी की हालत देखिए, नई गाड़ी है, पूरी आगे से तहस नहस हो चुकी है गाड़ी। खून के धब्बे आपको इस पर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए खून के तमाम धब्बे इस गाड़ियों गाड़ी पर पड़े हुए हैं और हालत ऐसी हो गई है इस गाड़ी की कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। दरअसल उस्मान जो कि शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, सबसे पहले गलता गेट पर इसने टक्कर मारी गाड़ी, उसके बाद फिर MI रोड पर लोगों को कुचलने की कोशिश करी, उसके बाद भीड़ भाड़ इलाके यानी परकोटा के नाहरगढ़ इलाके में जब गाड़ी पहुंची तब उस भीड़ भाड़ में लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ा और उसके बाद एक शख्स इसके बोनट पर पहुंचा और उसके बाद इसकी स्टीयरिंग को लॉक करने की कोशिश की, तब जाके ये गाड़ी रुकी है। और अब आप गाड़ी की स्थिति देखिए, इसकी रफ्तार का आपको अंदाजा गाड़ी की हालत देख के लग जाएगी क्योंकि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी और लगभग 15 से 20 जगहों पर लोगों को गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। आगे से पूरी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है पूरी आगे गाड़ी इसकी। देखिए जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ड्राइवर सीट पर जब उस्मान बैठा हुआ था तब लोग बता रहे थे कि इतना ज़्यादा शराब के नशे में धुत था कि वो गाड़ी पर अपना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और उसके बाद लोगों को रौंदते हुए निकल गया और यही वजह है कि 3 लोगों की मौत हुई है। उस्मान की कार से कुचलकर जिन 3 लोगों की मौत हुई वो सभी हिंदू हैं। इस वजह से अब ये मामला हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है। उसे सख्त से सख्त सजा मिले। पुलिस को इसको आतंकवादी घटना की तरह से जांच करनी चाहिए। तो उसका भी मकान दोस्त हो और इनको मुआवजा मिले। उसकी संपत्ति को योगी जी की तरह जब्त की जानी चाहिए।
प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से होने की वजह से उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हादसे के बाद कांग्रेस विधायक अमीन कागजी उसे बचा कर ले गए, वो उसकी मदद कर रहे हैं। अमीन कागजी आए नहीं क्या कल के बाद? कुल मिला के ये तुष्टिकरण की राजनीति है। अगर इसी जगह अगर कोई मोमडन होता, विशेष समुदाय का आदमी होता, तो अब तक यहाँ चुके होते। अमीन कागजी से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की? बिल्कुल सर, संपर्क क्यों नहीं करेंगे? संपर्क तो कल से हो रहा है सर। आप तुष्टिकरण की राजनीति यही देख लीजिए कि वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। अमीन कागजी आरोपी को लेके जा सकता है। कितने बजे रात को 3 बजे, यहाँ पर 9:30 10 भी है। आरोपी को छुड़ा के लेके? हाँ, छुड़ा के ले गया। संजय नगर जो थाना है ना चांदपुर वाला सर, थाना जब ये नाहरगढ़ थाना जब ये लगता है तो अपराधी को यहाँ पे गिरफ्तार होना चाहिए। ये कौन सी राजनीतिक चाल है जो उसको दूसरे थाने के क्षेत्र में ले गए? क्यों ले गए? ये तो कहीं न कहीं उस अपराधी को बचाने की साजिश है। उस्मान पर अब जयपुर में संग्राम छिड़ चुका है। मामला हिंदू मुसलमान बन चुका है। सैकड़ों हिंदू सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, नाहरगढ़ रोड बाजार में स्थित दुकानों को बंद करवा दिया है। हिंदुओं की पहली मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा मिले। उनकी दूसरी मांग है कि आरोपी उस्मान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि 3 लोगों को कुचलकर मारने वाले उस्मान को फांसी की सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उस्मान को स्थानीय विधायक अमीन कागजी ने बचाने की कोशिश की, इसलिए अमीन कागजी पर भी एक्शन होना चाहिए। शहादतों को भी देरी मिलनी चाहिए और जो व्यक्ति जिसने टक्कर मारी है वो बहुत संपन्न है, उसकी संपत्ति को योगी जी की तरह जब्त की जानी चाहिए। जी के खास गुर्गे हैं जो इसी तरह चुनावों में भी धांधली करते हैं, मारापीटी करते हैं, वोटिंग नहीं होने देते, वोटिंग को ऊपर नीचे करवाते हैं। ये अमीन कागजी के खास गुर्गे, खास इसीलिए अमीन कागजी रात को 1:30 बजे यहाँ आ गया और उसे छुड़ा के लेके गया। जी, जो उस्मान था जिसने गाड़ी से इस कृत्य को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं दहशत फैलाने का ये लोग माहौल किया है और इसमें हमारे एमएलए साहब पूर्ण तरह से लिप्त है। ये बार बार इस तरीके से हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में घटनाएं घटती है तो इसका एमएलए जिम्मेदार होता है। तो एमएलए अब तक सुध क्यों नहीं ली? मृतक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया एमएलए ने अब तक? पुलिस को इसको आतंकवादी घटना की तरह से जांच करनी चाहिए, जिस तरह से इसने किया। मैं मौजूद था यहाँ पर। कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो, ठीक है, उसका मुस्लिम का साथ दिया अमीन कागजी ने और अमीन कागजी उसकी गाड़ी भी ले गया और उसको भी ले गया यहाँ से रात को। पूरा मुआवजा मिले और उसको ना यहाँ पे लेके आया जाए। जिस तरह से रामगंज बाजार में एक कांड हुआ था, आदिल की गोली लगी थी, उससे डिमांड की गई थी कि 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, एक सरकारी वो डेयरी, उसी तरह इनको भी दिया जाए। हिट एंड रन केस करता हुआ गया है, सब बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मारता हुआ गया। वो कितने लोगों का नुकसान करा है। एक बच्ची मर गई, एक बच्चा मर गया, एक औरत मर गई, आदमी मर गया, उसमें सीरियस हो रहा है अभी, एक बच्चा सीरियस है भी मर गया। वहाँ पे खून ही को उन्होंने हमने देखा था रात को यार भाई साहब। चूंकि आरोपी उस्मान कांग्रेस से जुड़ा है, इसलिए अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी एक्टिव हो गए। इस प्रकार के व्यक्ति जो एमआई रोड से लेकर नाहरगढ़ रोड तक 70 से 100 की गाड़ी तेज चलाकर ऐसे छोटे रास्तों में इतने लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त किया, ये दुखद है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने, मेरे को लगता है, जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। फिलहाल उस्मान पर जयपुर में सियासत हाई है। हिंदू सड़क पर हैं, कांग्रेस निशाने पर है। हिंदुओं के गुस्से को देखते हुए जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उस्मान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने भर से कांग्रेस उस्मान से अपनी जान छुड़ा पाएगी?
जयपुर हादसे को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक अमीन कागजी पर भी उंगलियां उठ रही हैं। उन पर आरोपी उस्मान की मदद करने का आरोप लग रहा है। इस बीच कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। कागजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया, कहा कि वो आरोपी उस्मान को ठीक से जानते तक नहीं। उस्मान को लेकर ना तो उन्होंने पुलिस से ना उसके परिवार से कोई बात की। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने दावा किया कि वो 15 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंच गए थे और घायलों को अस्पताल भिजवाया था। जयपुर हिट एंड रन मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अमीन कागजी कल रात को थे, लेकिन आज अमीन कागजी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। अमीन कागजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो स्थानीय विधायक भी हैं। अमीन भाई, कल का जो घटनाक्रम हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन कल से अभी तक के सुबह में सिनेरियो चेंज हो चुका है। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि स्थानीय विधायक कहाँ हैं, क्योंकि पिछली बार गहलोत सरकार में जो घटनाक्रम हुआ उसमें बढ़ चढ़ के आप मौजूद थे। देखिए, लोगों को राजनीति करनी है। मैं पहला शख्स था जो इस घटना पे 15 मिनट बाद मौके पे पहुंच गया था। मेरे सामने हमने इन सारे जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा। मैं स्पॉट पे था, गाड़ी को जब्त कराई, बाकी उसको अरेस्ट कराया और उसके बाद मैं रात को 1:45 बजे तक SMS हॉस्पिटल में था। वहाँ सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। लोग कह रहे हैं कि जो उस्मान है, एक्यूज्ड है, उसको आप बचा रहे हैं, उसका थाना तक के चेंज करा दिया, वहाँ से संजय सर्किल थाने में शिफ्ट करा दिया। देखिए, ऐसा है, इस जैसा घिनौना आदमी हो नहीं सकता। मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, ना मेरी इसके बारे में किसी पुलिस से बात हुई, ना मेरी उसके परिवार के किसी सदस्य से बात हुई, ना मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये भ्रांति फैलाना, शहर का माहौल ख़राब करना, ये हम लोगों की फितरत में नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान ले, उसके खिलाफ जितनी भी धाराएं लग सकती हैं वो धाराएं लगें और उस पर कानून सम्मत काम हो। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, इस पूरे प्रकरण में एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर ये शराब पिया हुआ था और 4 किलोमीटर तक गाड़ी उसने दौड़ाई, तो केवल उसी मोहल्ले में जाकर क्यों ये हादसा पेश आया, और इसे हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दिया जा रहा है ये कैसे आ गया? देखिए मीनाक्षी, इस थ्योरी में एक बात समझने वाली है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, मैं ये जगह पे खड़ा हूं, ये स्पॉट है, यहाँ से ही गाड़ी, देखिए जब वो उस्मान लेके जा रहा था यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, सबसे ज़्यादा टक्कर लगी। ये जो पूरा इलाका है वो हिंदू बाहुल इलाका। अब पूरे सिनेरियो को समझिए, यहाँ से गलता गेट लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, वहाँ से MI रोड 3 से 4 किलोमीटर है, और MI रोड से ये जो इलाका है यानी नाहरगढ़, ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है। गलता गेट से नाहरगढ़ तक के आना एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन है, और वो भी तब जब कोई अगर शराब पीकर इस तरीके से गाड़ियों को टक्कर मारते हुए चला रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब पहला घटनाक्रम हुआ गलता गेट से MI रोड के बीच में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। MI रोड से फिर ये नाहरगढ़ की तरफ जब आते हैं तब अजमेरी गेट और ये पूरा इलाका पड़ता है, यहाँ पर कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। और नाहरगढ़ 9 बजे जिस वक्त ये पूरा इलाका एकदम भरा रहता है, लोग यहाँ पर चहल पहल करते हैं, उस वक्त इतनी तेज रफ्तार से यहाँ पर गाड़ी गई। और वाकई में ये हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो वो कहीं पर भी एक्सीडेंट करते हुए आएगा। उसी इलाके में आकर इतना बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाना और एक के बाद एक लोगों को जो मौत की नींद सुला दिया गया है, इस मामले में पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजस्थान में हिट एंड रन केस में सियासी घमासान मचा है। बात हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई है, तो वहीं नए वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा से जो तस्वीरें कल आई, वैसी ही तस्वीरें आज भी देखने को मिली। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त गदर मचा हुआ है। आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया। वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी की, वेल में उतरे, वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी, हवा में उड़ाई। स्पीकर ने लाख कोशिशें की, लेकिन NC, PDP और कांग्रेस विधायकों ने उनकी एक ना सुनी। एक बार तो बात बीजेपी विधायकों से हाथापाई तक पहुंच गई। वक्त रहते मार्शल्स ने किसी तरह सदन में मारपीट होने से रोका। तस्वीरें आपके सामने हैं। वक्फ कानून
कब से लागू होगा, इसकी तारीख आने ही वाली है। मोदी सरकार किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वालों को पता है कि उसके बाद उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उससे पहले मुसलमानों का रहनुमा बनने का कंपटीशन इस वक्त पीक पर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीटीपी और कांग्रेस विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग का विरोध कर रहे थे। इस बीच वेल में मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीटीपी और कांग्रेस विधायकों के साथ उनकी धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। बीच बचाव के लिए मार्शल्स तक को बुलाना पड़ा। सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, यहाँ नहीं, अपनी सीटों पर जाइए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी हमेशा से खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताकर राजनीति करती है। कांग्रेस भी संविधान की दुहाई देकर मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाती आई है और अब मिलकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ लामबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का कहना है कि वक्फ कानून मुस्लिमों के अधिकारों पर हमला है, धर्म के खिलाफ, संपत्ति के अधिकारों पर अटैक है और राज्य के विशेष दर्जे को कमजोर करने की एक और कोशिश है। लेकिन बीजेपी इन तमाम दावों को कोरी राजनीति बता रही है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता के लिए किया गया है। वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना इसका टारगेट है। भ्रष्टाचार पर इससे लगाम लगाई जाएगी। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां धार्मिक भावनाओं को भुनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहती है। सबसे पहले सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड सुनिए। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की बात तो हाउस में, उन्होंने हमें खाली लैंड, ट्रेन और मकान के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने बिजली के पोल के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने हमें भेजा है हम यहाँ मुसलमानों की बात कर सके, हम यहाँ के राइट्स की बात कर सके, हम कानून की बात कर सके। जो हमसे छीना जा रहा है, हर दिन छीना जा रहा है। 5 अगस्त को लेकर आज तक हर दिन छीना जा रहा है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर तक कन्फाइंड था, अब पूरे मुल्क के मुसलमानों पर लागू हो रहा है। 2029 में पावर में आने के लिए बीजेपी सरकार ने वक्फ बिल बनाया, पूरे हिंदू कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों को कैसे दबा रहे हैं, हम उनकी जमीनें कैसे छीन रहे हैं, हम उनकी मस्जिदें कैसे बंद करवाएंगे, हम उनके कब्रिस्तान कैसे लेंगे, हम उनके घरों पे कैसे कब्जा करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट का वक्फ बिल में, बीजेपी की वक्फ बिल में यही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पीकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही अब्दुल रहीम राथर हैं, लेकिन वो वक्फ एक्ट पर चर्चा की परमिशन नहीं दे रहे। इसके पीछे की वजह है विधानसभा का नियम 58। इस नियम के मुताबिक जो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। चूंकि वक्फ कानून का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और नियम ये कहता है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं की जा सकती, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही दूसरी पार्टियां इस पर चर्चा की मांग पर अड़ी है। उनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए वक्फ कानून पर चर्चा जरूरी है, इसलिए स्पीकर को इजाजत देनी चाहिए। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर बाधा डाल रहे हैं जो कि एनसी के ही हैं तो उन्हें हटाना चाहिए। मैं आपको साफ बोलूं, स्पीकर साहब एट द प्लेजर ऑफ एनसी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर, उन्होंने चुना है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि ये बाधा डाल रहे हैं किसी, तो उसको नो कॉन्फिडेंस लाएं, चेंज करें और नया एक स्पीकर लाएं जो वहां चला रहे हैं उनमें से एक को रखे जो अलाउ करे। अदरवाइज इट रीक्स ऑफ थिएटर, लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा। ये रिलीजियस मामला है, इसमें भी ड्रामा। अरे स्पीकर आपका है, आप उसको हटाइए, नए स्पीकर को लाइए, हम वक्फ बिल पर रेजोल्यूशन पास करेंगे। और जो स्टेटहुड के रेजोल्यूशन थे वो भी लैप्स करवा दिए। ये कहीं न कहीं तो लग रहा है वाई आर वी लैप्सिंग एवरीथिंग एल्स। स्पीकर को चेंज कर दीजिए, सब ठीक होगा। अगर सब एनसी वाले इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेट देम गेट अ न्यू स्पीकर। ये कौन सी बड़ी बात है। वक्फ का नया कानून बन गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर में जो हिंसा हुई थी, उस मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क से पूछताछ हुई। संभल हिंसा के 134 दिन के बाद आज समाजवादी पार्टी सांसद वर्क संभल एसआईटी के सामने पेश हुए। दरअसल संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने 25 मार्च को दिल्ली जाकर वर्क को समन दिया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया था।
एसआईटी की टीम संभल कोतवाली में जियाउर रहमान बर्क का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कोतवाली की जगह नखासा थाने पहुंच गए, जिसके बाद एसआईटी की टीम नखासा थाना पहुंची। उनसे करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। सांसद जियाउर रहमान बर्क आज पुलिस स्टेशन पहुंचे, संभल पुलिस के साथ पूछताछ में शामिल हुए और अभी पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले हैं। सांसद साहब, आज की पूछताछ खत्म हो गई है? हाँ, पूछताछ हो गई पूरी, और उसमें जाहिर सी बात है मैंने कहा था कि पूरा सहयोग करूंगा। उसी सहयोग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था आया, और आज मैंने उसमें जांच प्रक्रिया में उसमें हिस्सा लिया। जो पुलिस ने जानना चाहा उसका मैंने जवाब दे दिया। अभी क्या पूछताछ आज की पूरी खत्म हो गई है या लंच के बाद आप दोबारा जाएंगे? मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हो गई है। क्या दोबारा बुलाया है आपको? कुछ नहीं है अभी, कल या परसों के लिए कोई सम्मन? अभी नहीं, ऐसा कुछ। जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि वो हिंसा वाले दिन संभल में मौजूद नहीं थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने संभल से दूर रहकर हिंसा की साजिश रची? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली के कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा किया है। 23 नवंबर की रात को 10:01 पर सदर जफर अली ने बर्क को कॉल किया था और इस दौरान दोनों के बीच व्हाट्सएप के जरिए बातचीत भी हुई थी। इस बात की पुष्टि जफर अली ने भी पुलिस के सामने पूछताछ में कबूल की। इसके मुताबिक हिंसा से एक दिन पहले यानी कि 23 नवंबर की रात को बर्क और जफर अली के बीच बातचीत हुई। 23 नवंबर की रात 10:01 पर जफर अली ने सांसद बर्क को कॉल किया। इसके करीब 2.5 घंटे के बाद रात 12:32 पर यानी आधी रात को बर्क ने जफर अली को व्हाट्सएप कॉल किया। जफर अली ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि 23 नवंबर को आधी रात में सपा सांसद बर्क ने व्हाट्सएप कॉल किया था। इसमें बर्क ने सदर को बताया था कि वो अभी बेंगलुरु में है। बर्क ने सदर से ये बात भी कही थी कि सुबह यानी कि 24 नवंबर को किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद का सर्वे होगा तो संभल में हमारी कौम हम पर ही थूकेगी। बर्क ने सदर को यह भी कहा था कि आप जामा मस्जिद के सदर हैं, आपके कहने पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हिंसा के बाद भी बर्क ने सदर जफर अली को कॉल किया था और सदर जफर अली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सलाह भी दी। इतना ही नहीं, बर्क पर आरोप यह भी लगा कि उन्होंने जफर अली से कहा था कि हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उसके बारे में मीडिया में यह बताना है कि लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की आज पुलिस से पूछताछ खत्म हो गई है। पूछताछ खत्म होने के बाद अपने दादा की कब्र पर आप आए, अभी आपने यहाँ पर अभी जनाजे में आप गए थे, अभी आप कब्र पे आए। फातिया पढ़ी है, बस वो मैं आता हूँ जब यहाँ होता हूँ तो रोज यहाँ पर हाजिर होता हूँ दादाजी फातिया पढ़ने के लिए। बर्क साहब, आज की पूछताछ में क्या कुछ? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कह चुका उसके अंदर खत्म हो गई है पूछताछ। जी हाँ, दोबारा बुलाया, कोई सम्मन दिया है? प्रक्रिया का हिस्सा है, मैं उसके लिए आपको इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। इतना बता दीजिए, कोई सम्मन अभी दोबारा दिया है, दोबारा पूछताछ? नहीं। अच्छा बर्क साहब, एक आखिरी सवाल कि पुलिस का ये कहना है कि आपने जो यहाँ के सदर हैं जफर अली, अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, सदर अली जो जफर अली हैं उनसे आपने बातचीत की, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बोला, ऐसा कुछ है कि आप लोगों की कॉल पर बात हुई थी, फोन पर, व्हाट्सएप? आपके सामने उन्होंने बयान दिया है कोई? आप ये पुलिस ने चंदौसी कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट दिया, वो विवेचना का हिस्सा है, हम जो उनसे बात करेंगे। अगर आपके सामने जफर साहब ने कोई बयान दिया हो तो फिर आप मुझसे कहिएगा। एक बार पुलिस अगर आपको आगे बुलाएगी, आप पूछताछ में शामिल होंगे? इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए मैं अभी कुछ इस पर जिक्र नहीं कर सकता। जो चीजें मैं सहयोग करा है मैंने और आगे भी करूंगा। एक बिल्कुल आखिरी सवाल, क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, एक आखिरी सवाल। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 21 और 22 तारीख को आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बुलाया कि कोई प्रक्रिया नहीं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जो सवाल तमाम पूछे गए। हमारे संवाददाता सहयोगी अभय पराशर ने सवाल पूछा कि क्या जो आप पर आरोप लगे हैं उससे जुड़ा हुआ कोई और सुमन आपको भेजा गया? उन्होंने कहा सब कुछ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया से उन्होंने इनकार कर दिया। ये बात तो हुई संभल से जुड़े हुए हिंसा के मामले की, लेकिन बवाल तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में भी बना हुआ है। वहां सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में भिड़ गए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि खुद ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करने की नौबत आ गई। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ 4 अप्रैल को, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद चुनाव आयोग के
दफ्तर में एक मेमोरेंडम जमा करने के लिए गए थे। इस दौरान उनकी आपसी बहस इतनी बढ़ गई कि बात व्हाट्सएप ग्रुप तक जा पहुंची। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी की एक महिला सांसद को इंटरनेशनल लेडी कहकर तंज किया। इसके जवाब में कीर्ति आजाद ने कल्याण को कुछ कहा। इसके बाद कल्याण ने भी कीर्ति को खरी खोटी सुना दी। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद विवाद पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने बहुत बड़ा खुलासा किया। सौगत रॉय ने कहा कि इस विवाद के बाद महुआ मोइत्रा संसद परिसर में रो रही थी और महुआ मोइत्रा दूसरे सांसदों को अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बता रही थी। सौगत रॉय ने कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच झगड़े की बात तो मानी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच तकरार चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हुई है। The spat took place in front of the Election Commission, where a lot of policemen and also media men were present. Whatever I have gathered is like everybody has gathered from the report of other people. So after the press conference at the Bija Chowk, I went inside the Parliament. Parliament got over in a few minutes. And then I found that Mahua was crying and she was going to several MPs also. इस विवाद में महुआ मोइत्रा का रोल क्या था? वो आखिर क्यों रो रही थी, ये आपको बताती हूँ। दरअसल टीएमसी सांसदों का एक डेलीगेशन डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलने वाला था। इस डेलीगेशन में कौन कौन शामिल होगा, पूरा विवाद इसी को लेकर था। इस डेलीगेशन में शामिल होने के लिए महुआ मोइत्रा का सिग्नेचर नहीं लिया था, इसलिए महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी से इसकी वजह पूछी। इसके जवाब में जब कल्याण बनर्जी ने कहा कि आपका नाम इस डेलीगेशन में नहीं है, तो महुआ का गुस्सा भड़क उठा। सूत्रों का दावा यह है कि महुआ मोइत्रा बीएसएफ के जवानों से कल्याण बनर्जी की गिरफ्तारी की बात करने लगी। सूत्रों के मुताबिक महुआ कल्याण बनर्जी पर एफआईआर दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें सस्पेंड करने की चेतावनी देकर चुप करा दिया। सौगत रॉय के बयान के बाद यह तो साफ हो गया है कि टीएमसी के दो सांसदों के बीच में झगड़ा हुआ था और इस झगड़े में महुआ मोइत्रा भी शामिल थी। पहले झगड़ा चुनाव आयोग के बाहर हुआ और फिर व्हाट्सएप पर कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच जुबानी जंग हुई। ये मामला अभी तक दबा हुआ था, लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने टीएमसी के इस झगड़े का खुलासा कर दिया। साथ ही उन्होंने कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच हुए झगड़े का वीडियो भी शेयर कर दिया। No, if you start, I will finish it. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। टीएमसी के दोनों सांसदों के बीच कैसे व्हाट्सएप चैट पर भी भिड़ंत हुई, अब इसकी भी कहानी आपके सामने रख दूं। इसकी शुरुआत हुई कल्याण बनर्जी की चैट से। कल्याण बनर्जी ने कीर्ति आजाद से कहा कि मैं दिल्ली से कोलकाता पहुंच गया हूं, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को भेजकर मुझे गिरफ्तार करवा लो। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने इंटरनेशनल ग्रेट लेडी लिखा। कीर्ति आजाद ने कल्याण बनर्जी को जवाब दिया, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कीर्ति आजाद ने कहा कि कल्याण बनर्जी, तुमने ज्यादा ही पी ली है, जाओ और आराम से सो जाओ। कीर्ति आजाद ने कहा कि कल्याण बनर्जी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, सयानों की तरह नहीं, जबकि ममता बनर्जी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कीर्ति आजाद ने यहां तक कह दिया कि मुझे उकसाओ मत। कल्याण बनर्जी ने इसके बाद कीर्ति आजाद को जवाब दिया। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि कीर्ति आजाद को अंदरूनी राजनीति करने के कारण ही पार्टी से निकाला गया था। कल्याण बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि कीर्ति आजाद इतने पॉपुलर हैं कि क्रिकेट का चुनाव हार गए थे।